हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस सी एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो 20 क्वेश्चंस के सेट हैं, इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं। चलिए देखते हैं कैसे चेंजेस हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप एंड तक ज़रूर देखें। ये इसमें जितने भी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वेरी फ्रिक्वेंटली। और ऐसे नहीं है कि बहुत टफ है और बहुत ही इजी है। इट्स ए मॉडरेट सेट। तो इसमें आप प्रयास करें कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर। कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। सवाल है, इफ़ यू एक्ट वेल you dash a chance in movies. Options are got, will get, may get और would get. दोस्तों देखिए, इफ़ यू एक्ट वेल ये कंडीशनल क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यू गेट ए यू ऑप्शन मतलब डैश अ चांस इन मूवीज, तो मतलब आपको मूवी में चांस क्या होगा, मिलना चाहिए, गेट होना चाहिए, गेट लगेगा यहाँ पे। तो अब बात यहाँ आती है कि इसमें गेट का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर होगा, या नहीं तो दोस्तों एक होता है सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस V1 भी लगा सकते हैं आप दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कौन सा एग्जाम्पल इसमें फिट बैठता है। इफ यू एक्ट वेल यू विल गेट अ चांस इन मूवीज या यू मे गेट अ चांस इन मूवीज, विच वन विल बी मोर सूटेबल। तो इसमें चूंकि पॉसिबिलिटी को शो करना है कि अगर आप अच्छे से एक्ट करेंगे तो आपको मूवी में चांस मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, श्योरिटी नहीं, आप पॉसिबिलिटी को शो करना है। और जब पॉसिबिलिटी को शो करना है दोस्तों क्या हो जाएगा, मे का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। काजल्स फ्रेंडशिप कैनॉट बी सस्पेक्टेड डैश क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये डैश क्वेश्चन मार्क देने का तात्पर्य है ये क्या है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शंस आर कांट इट बी, कैन इट बी। दोस्तों काजल्स फ्रेंडशिप, काजल्स की बात नहीं हो रही, काजल्स फ्रेंडशिप की बात हो रही है जो कि सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में इट से डिनोट कर सकते हैं। और जब ये नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव है तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव लगाएंगे, कैन इट। ठीक है दोस्तों, तो कैन इट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। Now look at question number 3. No man knows the science of soul dash question mark. दोस्तों ऑप्शंस आर डू ही, डोंट ही, डजंट ही या डज ही। दोस्तों देखिए, नो मैन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है दोस्तों, और ये निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज। और नो मैन के लिए क्या होगा, ही हो जाएगा दोस्तों, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, डज ही। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ऑल द स्क्रैप डैश बाय दिस वीक। Options are was disposed on, will be disposed of, will have been disposed of, will be disposed of. तो दोस्तों चूंकि इसमें टाइम लिमिट्स है इसलिए आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि इसमें टाइम दिया हुआ है दोस्तों। जब टाइम लिमिट दिया गया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा।
और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा तो क्या होगा, ऑल द स्क्रैप्स विल हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस वीक, राइट? ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. द टीचर डैश द बॉय हु डैश हिज होमवर्क. देखिए दो ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है दोस्तों. देखते हैं कौन सा पेयर इसमें सही है. Was punished, the teacher was punished the boy. Never, not possible, because ये क्या है, पैसिव वॉइस में नहीं होगा. टीचर बॉय को पनिश करता है तो नहीं होगा. बी नंबर देखते हैं. टीचर punished the boy who has not done his homework. दोस्तों जो होमवर्क नहीं किया है उसको पनिश किया, तो होमवर्क पहले किया है ना दोस्तों, बाद में पनिश किया है. अगर पनिश सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसके पहले का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेगा ये, तो पनिश्ड, द टीचर पनिश्ड द बॉय हु हैड नॉट डन हिज होमवर्क, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. ठीक है guys, if you have any sort of issues, any sort of doubts in it, please comment in the comment box. I'll get back to you. Okay, now look at question number 6. This question is from common error. The question is, the old system will be resulted into heavy losses, and hence we strongly advocate replacement with the new system. So friends, let us find out the error in the sentence. The old system will be resulted into. Guys, इसमें क्या है, पैसिव वॉइस में दिया गया. यहाँ पे कहना है कि ओल्ड सिस्टम विल रिजल्ट इनटू हेवी लॉसेस. जो पुराना सिस्टम है वो लॉस में चला जाएगा. ठीक है, तो चला जाएगा, ना कि ये पैसिव वॉइस में होगा, किया जाएगा. ठीक है, अगर पुराना सिस्टम को किया जाएगा देन इट विल बी इन पास्ट, सॉरी पैसिव वॉइस. हियर जो मीनिंग का डिमांड है वो क्या है, यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, यानी कि विल बी की जगह विल होगा. द सिस्टम विल रिजल्ट, रिजल्टेड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पैसिव वॉइस में होगा तो रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्टेड नहीं होगा. तो ओल्ड सिस्टम विल रिजल्ट इनटू हेवी लॉसेस, एंड हेंस वी स्ट्रांगली एडवोकेट replacement with the new system. Now look at question number 7 from common error. I had been taught to be played chess when I was 4. दोस्तों इसका मीनिंग है, जब मैं 4 साल का था तो मुझे चेस खेलने सिखाया गया था. ठीक है दोस्तों, तो सिखाया गया था, हैड बीन टॉट, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, इन्फिनेटिव से होगा. तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे टू बी प्लेड ना होके, ये पैसिव वॉइस में नहीं होके, ये एक्टिव वॉइस में, यानी कि टू प्ले होगा, पर्पस शो करना है. ठीक है दोस्तों, तो I had been taught to play chess when I was 4. So option B will be the right one, where to be played will be replaced with to play. Now look at question number 8. A student asked me that, sir, I could solve his problem or not. Though it's very easy to find the error, but at the same time I am trying to do this sentence improvement as well. जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक कॉमन एरर के बनाए हैं दोस्तों, उनमें हमने सिर्फ कॉमन एरर फाइंड ही नहीं किया है, उसे करेक्ट भी किया है. ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का अप्रोच दोनों ही है. तो चलिए देखते हैं, इसमें एरर तो बड़ा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट सर आई कुड सॉल्व. तो ये क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ये नरेशन से क्वेश्चन है, जो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में है. स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट सर, जब सर लगाते हैं
तो क्या करते हैं, उसमें रेस्पेक्टफुली लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, द स्टूडेंट आस्क रेस्पेक्टफुली, उसके बाद और नॉट यहां पे दिया गया है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन है कि क्या मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं या नहीं, यानी कि ये इंटेरोगेटिव है। तो यहां पे सर के बदले तो आपने रेस्पेक्टफुली डाल दिया, दैट के बदले आप यहाँ पे ईट या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, ईट या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है कि इसमें ईट होना चाहिए या वेदर होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे जब और है तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल हमने पहले भी सॉल्व किए हैं पहले के प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों इसमें क्या होगा, अ स्टूडेंट आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली whether I could solve his problem or not. This will be the right one. So answer would be option number A. Right? Now look at question number 9. Nearly 10,000 of people research diseases because they individually want to cure them. दोस्तों चलिए फाइंड करते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। नियरली 10,000 ऑफ पीपल, तो पहली बार में हमें लग गया यही गलती है यहाँ पे, तो गलती तो मिल गया दोस्तों। इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे करते हैं, पता है दोस्तों, जब यहाँ पे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो तो ये प्लूरल में नहीं बनता है। इसके बाद का जो एडजेक्टिव है ये प्लूरल में नहीं बनेगा, तो ये 1000 हो जाएगा। और दोस्तों 1000 जब न्यूमेरल एडजेक्टिव यहाँ पे ये हो जाता है तो यहाँ ऑफ का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब यहाँ पे इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो तो ऑफ प्लस प्लूरल नाउन डाला जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 जो सिंगुलर में होगा और यहाँ पे पीपल होगा। ठीक है, तो नियरली 10,000 पीपल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head. तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि a turn's weight is too heavy for anyone to carry on his head. इसमें प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, आप जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो ये नॉन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाया जाता, लेकिन ये एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन है। अगर कोई वेट हो, कोई डिस्टेंस का यूनिट हो, या फिर कोई ईयर हो, वीक हो, अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ईयर्स लीव या वीक्स लीव या 10 days लीव, यानी कि 100 miles डिस्टेंस, तो इसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, ये गलत नहीं होता है दोस्तों। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज देखते हैं कि हमेशा लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते हैं। तो टन क्या है, यूनिट ऑफ वेट है, तो वेट का यूनिट है तो इसमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए किस किस में, डिस्टेंस में, टाइम में, इस सब में, वेट में, इस सब में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं अगर उसका यूनिट हो तो। ठीक है, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। टू हैवी फॉर एनीवन, तो उसके बाद इन्फिनिटिव डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, यानी कि 1 टन का वजन किसी के सर पर ढोना क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है, टू हैवी हो जाता है, उतना के जितना नहीं होना चाहिए। सो आई फाउंड नो एरर इन इट, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम idioms or phrases. To give someone enough rope.
दोस्तों चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या है। मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, सफिशिएंट एडवाइस, ऑल द मटेरियल समवंस नीडेड, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। दोस्तों like every day I'll again request you guys to make a sentence with idioms or phrases to remember it permanently, और अपना फेवरेट सेंटेंस बनाना दोस्तों। हमारा दिया हुआ, मेरा दिया हुआ या फिर किसी बुक का लिया हुआ नहीं, आप अपना सेंटेंस बनाओ, वो खुद आपका अपना हो जाएगा दोस्तों। दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट ऑफ योर टंग। जब भी बोलोगे तुरंत निकलेगा, वही चीज़ निकलेगा, मीनिंग एकदम क्लियर कट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब होता है गिव एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल बनाता हूँ कि आई गिव माई सबऑर्डिनेट्स एनफ रोप फॉर 3 months इनिशियली, देन आई गिव देम द टारगेट्स टू अचीव। मतलब कि पहला 3 महीना जो होता है न्यू ज्वाइनीज को मैं क्या देता हूँ, फ्रीडम देता हूँ फॉर एक्शन, जो करना है करो, उसके बाद मैं उन्हें टारगेट्स देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, to rise like a phoenix। Options are with a new life, with start, with royal gate, with vengeance। दोस्तों ये फिनिक्स होता क्या है? फिनिक्स काइंड ऑफ वर्ड है, मैजिकल बर्ड होता है, मैजिकल बर्ड है जो बहुत सारे एपिक्स वगैरह में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें क्या गुण था कि वो जल के भस्म हो जाता था और फिर से नई जिंदगी शुरू कर देता था वो। ठीक है दोस्तों, तो फिनिक्स का ये खास गुण है, उसी से ये इडियम्स आया हुआ है। तो टू राइज लाइक ए फिनिक्स का मतलब क्या हुआ कि बर्बाद होने के बाद तुरंत न्यू लाइफ से शुरू हो जाना। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ है, विद अ न्यू लाइफ। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। विद ए स्टार्ट नहीं होगा, तो रॉयल गेट, आप देख लो दोस्तों, ये गेट एक वर्ड है। गेट का मतलब क्या होता है, चाल ढाल, चलने का जो तरीका होता है उसे गेट कहते हैं। वेंजियंस, वेंजियंस मतलब बदला लेना। नाउ लुक, शत्रुता भी होता है वेंजियंस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, अ सोर पॉइंट। Options are something which hurts, something that brings fear to, something memorable for, something pleasurable to। दोस्तों अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए इस इडियम्स का, अ सोर पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो दुखता हो। सोर माने क्या होता है, घाव होता है, फोड़ा होता है, घाव। ठीक है दोस्तों, तो जो दुखता है वो पॉइंट, तो क्या है, एकदम सिंपल ऑप्शन है, समथिंग विच हर्ट्स, जो क्या करता है, दुखता है, हर्ट्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, दिस वर्ड इज फ्रॉम स्पेलिंग टेस्ट। दोस्तों जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें मतलब याद हो जाएगा कि मैं ये वर्ड्स बहुत कराया करता था। एनीवेज चलिए देखते हैं हम लोग कोनोसिया। तो कोनोसिया का राइट स्पेलिंग क्या है? तो दोस्तों कोनोसिया इसको पढ़ते हैं कोनोसिया। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे CONNOISSEUR है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। कोनोसिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोनोसिया का मतलब होता है एक्सपर्ट। कोनोसिया का मतलब होता है एक्सपर्ट। किसी खास फील्ड में उसे क्या है, महारत हासिल होता है, एक्सपर्ट होता है वो दोस्तों, यानी कि क्या है, वो एकदम स्किल्ड भी कह सकते हैं, सुपर स्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड, एक्सपर्ट, वेटरन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कोनोसिया। ऐसा कि मतलब उस जिस फील्ड में उसको नॉलेज है ना, एकदम कूट कूट के भरा हुआ उसको नॉलेज, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे अगर वो फूड के बारे में हो तो उसमें कोनोसिया हो,
किसी टेक्निकल चीज अलग हो तो उसमें पूरा भरा हो तो उसे कोलोसिया कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी स्पेलिंग टेस्ट है दोस्तों। तो उसमें तो सिर्फ दोस्तों देखा था कि 4 एक ही वर्ड था, उसमें से निकालना था। अब इसमें चारों वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। इसमें से जो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है वो फाइंड आउट करता है। वो वर्ड्स आर इनएफेबल, इनएक्सेसिबल, इनफॉलिबल या इनविंसिबल। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें आपको देख लेना दोस्तों। इन एफेबल, डबल EFABL होता है। ठीक है दोस्तों, इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है? वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, ग्रेट। ठीक है, इनएक्सेसिबल, ये भी गलत है दोस्तों। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब आउट ऑफ रीच हो, जो क्या हो, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू रीच हो। देखिए, इम्पॉसिबल टू रीच, जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। ठीक है, वो क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल टू रीच। ठीक है दोस्तों, उसको इनएक्सेसिबल कहते हैं, जहां तक जाना मुश्किल हो। इनफॉलिबल, ठीक है, इनफॉलिबल का स्पेलिंग करेक्ट है दोस्तों। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? जो एकदम करेक्ट हो, जिसमें कोई फ्लॉलेस हो। इनफॉलिबल क्या हो गया? फ्लॉलेस, इनफॉलिबल, फ्लॉलेस हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनविंसिबल, इनविंसिबल का स्पेलिंग होता है दोस्तों इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है इनडोमिटेबल, जिसको हराया नहीं जा सके। इनडोमिटेबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट या डिफिकल्ट टू डिफीट, डिफिकल्ट टू डिफीट, डिफिकल्ट टू डिफीट, ये होता है इनविंसिबल। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, infallible. Now look at question number 16. This is from one word substitution. A movement of a part of the body to express an idea or feeling. दोस्तों ऑप्शंस आर जिब, जेस्चर, पोज, मिमिक्री। दोस्तों जिब का मतलब क्या होता है? जिब का मतलब होता है कि आप किसी को डिराइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिराइड मतलब समझते हैं? टॉन्ट करते हैं, अटर टॉन्टिंग वर्ड्स, टू अटर टॉन्टिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये टॉन्ट करना। जेस्चर, आप समझिए दोस्तों, जेस्चर का मतलब होता है बॉडी का पार्ट्स का हिलाना डुलाना। ठीक है दोस्तों, या फिर किसी तरह की बात कहना या किसी तरह का एक्ट करना जिससे कि आपका एटीट्यूड एक्सप्रेस होता। कहते हैं ना, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम योर एंड, इट्स अ वेरी फ्रेंडली जेस्चर फ्रॉम योर एंड। तो फ्रेंडली जेस्चर का मतलब बॉडी हिला के ही नहीं हुआ, उनको बर्ताव भी होता है। फ्रेंडली बर्ताव को भी हम लोग क्या कहते हैं? जेस्चर कहते हैं। कुछ हम लोग ऐसे सिंपैथेटिक वर्ड भी बोलते हैं, तो सिंपैथेटिक जेस्चर करेंगे उसको। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जेस्चर। अब चलिए देखते हैं पोज का मतलब क्या होता है। पोज का मतलब हो गया दोस्तों, फोटो खिंचाने के लिए भी पोज देते हैं, एक्ट करते हैं, उसे भी हम लोग पोज कहते हैं। और पोजिंग क्वेश्चंस भी करते हैं। यू कैन पोज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू मी, मतलब आप किसी तरीके का क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, तो वो इसको भी पोज कहते हैं। जबकि मिमिक्री का मतलब होता है कि कॉपी करते हैं आप किसी के बिहेवियर के, किसी की बात का, किसी चाल ढाल का, चलने डलने का। कहते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जो कि दूसरे आर्टिस्ट का, किसी दूसरे राजनेता का, किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करते हैं? वो कॉपी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. This is from again one word substitution. To mediate between two parties in a dispute.
मतलब दो पार्टीज हैं जिसमें डिस्प्यूट है, जिसमें मतभेद है, उनमें मेडिएट करते हैं यानी कि मध्यस्थता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आर इंटरफेयर, इंटरैक्ट, इंटरप्ट या इंटरसीड। तो इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर मतलब कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं जो अनवांटेड होता है, नहीं चाहते हुए भी लोग क्या करते हैं उसमें घुसते हैं, इंट्रूड करते हैं दोस्तों। तो इसे कह सकते हैं इंटरफेयर जो होता है इन्वॉल्वमेंट अनवांटेड या अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट दैट इज अनवांटेड, दैट इज अनवांटेड, ठीक है, अनसॉलिसिटेड, ठीक है, जिसको कहते हैं इंटरफेयर कहते हैं। दूसरा हुआ इंटरैक्ट। तो दोस्तों इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शंस करते हैं मतलब कि क्या, आप बातचीत करते हैं, किसी तरह का रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरैक्ट कहते हैं, इंटरैक्शन कहते हैं। जबकि इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी को आप रोकते हैं, बीच में रखते हैं, स्टॉप करते हैं, सॉरी, आप उसको स्टॉप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, और बीच में ही बोलना शुरू करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्ट करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जैसे कहते हैं ना जब डिस्कशन होता है तो आपने देखा होगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई वांटेड टू नो दिस आल्सो, मतलब कि मैं ये भी जानना चाहता था, आप चलिए बात कीजिए फिर से। तो बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, रोक के, स्टॉप करके अपना बात कहते हैं। जबकि इंटरसीड का मतलब होता है दोस्तों इंटरवीन करना, इंटरवीन करना यानी कि बीच में इन्फ्लुएंस करना भी कहते हैं। अपने इन्फ्लुएंस है मतलब दो पार्टियों के बीच में जिसमें डिस्प्यूट है, बीच में जाके मध्यस्थता करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि दोनों में क्या हो, रिकंसिलिएशन हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, इंटरसीड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेप्शनल। ये एंटोनिम्स होगा दोस्तों। ऑप्शंस आर ग्रेट, ओकेजनल, कॉमन, एब्जॉर्बिंग। दोस्तों एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल मतलब उसके तरह दूसरा कोई नहीं हो, अनकॉमन हो, एग्जाम्पलरी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेप्शनल कहते हैं। तो देखते हैं इसमें अनकॉमन का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ग्रेट, ओकेजनल, एब्जॉर्बिंग, वेरी सिंपल वर्ड्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, एमनेस्टी। इसका भी एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों। ऑप्शंस आर लॉयल्टी, पनिशमेंट, डेफ्ट, डर्थ। दोस्तों एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, पार्डन, ठीक है, फॉरगिवनेस या पार्डन हो गया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पनिशमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो उल्टा पनिशमेंट होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लॉयल्टी आप समझते हैं, लॉयल्टी मतलब इफ यू आर लॉयल टू समवन मतलब उसके क्या है, आप समर्थक हैं। डेप्थ गहराई, डर्थ कमी, ये स्कार्सिटी को क्या कहते हैं? डर्थ को स्कार्सिटी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, ल्यूसिडिटी। सिनोनिम्स है दोस्तों, याद रखना है। इसके पहले दोनों जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? एंटोनिम्स थे, ये सिनोनिम्स होगा। तो ल्यूसिडिटी के ऑप्शंस क्या हैं? फ्लूइडिटी, पोलाइटनेस, क्लैरिटी या फ्लुएंसी। तो ल्यूसिडिटी का मतलब होता है दोस्तों क्लैरिटी, मतलब एकदम क्लैरिटी हो, क्लीनलीनेस हो, एकदम क्लियर हो, उसे क्या कहते हैं? क्लैरिटी कहते हैं, ल्यूसिडिटी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड का जो गुण होता है जिसमें, मतलब तरल का जिसमें गुण हो, तरलता हो, फ्लूइडिटी कहते हैं। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता हो, फ्लुएंसी मतलब वाक्पटुता हो, बोलने में क्या हो, फ्लुएंट हो, फ्लुएंसी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज का ये आखिरी सवाल था। इसके साथ ही आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, आई बिलीव यू गाइज हैव और मस्ट हैव स्कोर्ड गुड नंबर। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन में रोज गलती हो रहा हो, दोस्तों आज 22nd एपिसोड है हमारे प्रैक्टिस सेशन का, आप अगर सारा बनाए होंगे तो अगर उसमें आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कौन सा सेक्शन ऑफ दी क्वेश्चन जो है वो आप हमेशा उसमें आप परेशान होते हैं, तो दोस्तों आप हमें भी थोड़ा हिंट दे देंगे, ताकि बेस्ड ऑन दैट अगर हो सके तो मैं क्या करूँगा, नया वीडियोस पे बनाऊंगा और आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। प्लीज फॉरवर्ड टू फ्रेंड्स and share with whatever social media you are using. Please forward it to them. Thank you very much.